अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर अमरीका का इंतहाई कामयाब दौरा किया है। गजा के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, जनरल असम्बली में खिताब और फील्ड मार्शल के साथ फिर से ट्रंप से मुलाकात को हुकूमत की शानदार सिफारती कामयाबियाँ करार दिया गया है। तहम ये कामयाबियाँ एक ऐसे तनाज़े की नज़र हो गईं जिसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था। पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा बनने वाली कॉलमकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर शमा जुनेजो ने अपनी शमूलियत को बराह रास्त वज़ीर आज़म का फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि वो कई महीनों से वज़ीर आज़म के लिए पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइस और निकात तैयार कर रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में भी उनका नुमायां किरदार था और उन्हें बाकायदा मुशीर के तौर पर शामिल किया गया। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजाहत दी कि शमा जुनेजो की उनके पीछे सलामती काउंसिल के इजलास में मौजूदगी दफ्तर खारजा की सवाबदीद थी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि उनके साथ होटल की लॉबी में तस्वीर बनाई गई, लेकिन वो उस खातून को नहीं जानते। बहुत सारे लोग मिलते हैं और साथ तस्वीर भी बनवाते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान वापस आकर इस मामले से मुताल्लिक इंक्वायरी करवाएंगे। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि शमा जुनेजो ना वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हैं और न किसी सरकारी पोजीशन पर हैं। वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि जिस फर्द के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं वो पाकिस्तानी वफ़द की ऑफिशियल फहरिस्त में शामिल नहीं थी। यूं दफ्तर खारजा ने भी इस तनाज़े से लाताल्लुक़ी जाहिर कर दी। शमा जुनेजो के मामले की मिस हैंडलिंग के साथ साथ ख्वाजा आसिफ पर उनके उस इंटरव्यू पर भी भरपूर तनकीद की जा रही है जो उन्होंने बरतानवी नजाद अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया। मुखालिफिन ही नहीं बल्कि गैर जानिबदार हल्के भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ इस इंटरव्यू में अपना मौक़िफ़ दुरुस्त और बेहतर अंदाज में पेश करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। उन्होंने होमवर्क नहीं किया और ना वो हसास सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे पाए। इस इंटरव्यू ने इस बहस को भी ताज़ा किया कि क्या एक वज़ीर को अपनी वजारत के अलावा किसी भी मामले पर और हसास मौज़ूआत पर बात करने का मैंडेट भी होना चाहिए। वजह कुछ भी हो, ख्वाजा आसिफ का ये इंटरव्यू भी हुकूमती सुबकी का बायस बना। यूं एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को सिफारती कामयाबियों के तनाजुर में देखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ मुतनाज़े बयानात ने इस तासुर को धुंधला दिया। असल सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में पेश कर रहे थे, तो ऐसे मौके पर ऐसे मुतनाज़े और तजादात से भरपूर बयानात और इंटरव्यूज़ की ज़रूरत ही क्या थी और क्यों थी। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हसन निसार, जैगम खान और रजा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा अमरीका गैर ज़रूरी तनाज़ात और बयानात का शिकार, किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? जैगम साहिब, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश की ख्वाजा आसिफ, कभी ब्यूरोक्रेसी में, कभी दाखिला अमूर में, कभी हसास मौज़ूआत कहा जाए तो हाइब्रिड निज़ाम जैसे उस पर बयानात देते हैं, फिर तनाज़ात जन्म लेते हैं। हम अब एक इंटरनेशनल फोरम की बात कर रहे हैं। भले उनका ताल्लुक़ मियाँ साहिबजान से पुराना हो, लेकिन ये दानिस्तगी या नादानिस्तगी में उनसे हो जाता है। भले पुराना की क्या बात है, शरीफ साहिबान से ताल्लुक़ है तो है, फिर इससे बड़ी काबिलियत, इससे बड़ी डिग्री, इससे बड़ी सलाहियत हो क्या सकती है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के करीब हैं। इसके अलावा तो कायनात की हर चीज़ सानवी है। क्या वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं था वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या मिजाज है, उनकी कितनी गिरफ्त है फैक्ट्स पर, वो कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते, कितना बैनुल अक़वामी मीडिया को हैंडल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो फिर उनको क्यों डाला गया इस डेलीगेशन में? इस डेलीगेशन में वज़ीर दिफा के जाने की ज़रूरत ही क्या थी? उन्होंने क्या करना था? और प्राइम मिनिस्टर की जगह उनको स्पीच करवाने की भी क्या ज़रूरत थी? स्पीच की तो आपने मेंशन नहीं किया, वो उन्होंने स्पीच भी ठीक तरह से नहीं की। ऊपर से फिर आप ये देखिए कि इस तरीके से ये लोग गए हैं और इस तरीके से मैनेज किया इन्होंने जैसे कोई देसी शादी होती है। एक ऐसे वक्त में जब आपकी गुड्डी चढ़ी हुई है, जब आप बड़े दिनों के बाद आपको चौधरी साहब पुकारा जा रहा है, आपने बस भर ली और लेके चल पड़े। और बस लंदन में रुकी, वहाँ कुछ सवारियाँ उतार दी, कुछ सवारियाँ चढ़ा दी। और नतीजा क्या निकला है कि एक जो आपकी एक डिप्लोमेटिक कू थी, जो एक बहुत बड़ी आपकी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी, उसका एक हाई पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे सारी दुनिया इकट्ठी थी, दुनिया की नज़रें आप पर थी, दुनिया के अहम तरीन मसाइल पर आपने बोलना था, उन मसाइल पर दुनिया की आपकी तवज्जो थी। फिर वहाँ ये मुतवक्के था, बल्कि ये चीज़ प्लान थी कि वहाँ पे अमेरिकी सदर से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। और फिर गैर मुतवक्के तौर पर उन्हें अलग से भी इन्वाइट किया गया कि वो मीटिंग करने वाशिंगटन में भी गए। यानी इतनी एक अहम तरीन एंगेजमेंट, मैं समझता हूँ बरसों के बाद
कोई इतना अहम एक विजिट था और इतनी अहम उसमें एंगेजमेंट्स थी और उसको इन्होंने इतना सत्यानाश करके रख दिया। मैं ऐसे नहीं इनको 20वीं सदी की पार्टीज कहता, आप इनकी मैनेजमेंट देखिए, क्या ये मॉडर्न मैनेजमेंट है कि 10-20 लोगों का एक डेलीगेशन आप मैनेज नहीं कर पा रहे? क्या ये आपकी मॉडर्न कम्युनिकेशन है कि 4 बंदों की कम्युनिकेशन आप मैनेज नहीं कर रहे? हाईएस्ट लेवल के डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है कि जिसमें आपका एक एक लफ्ज नपा तुला होता है। यू स्पीकिंग टू द होल वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट बाय व्हाट यू आर स्पीकिंग बट ऑल्सो बाय एवरी जेस्चर यू मेक। आपकी एक एक बात पर, आपके डेलीगेशन की एक एक हरकत पर नजर है, आपके एक एक ट्वीट पर दुनिया की नजर है, आपकी एक एक स्पीच पर नजर है। ना आप डेलीगेशन मैनेज कर पा रहे हैं, ना आप कम्युनिकेशन मैनेज कर पा रहे हैं, ना आप पीआर मैनेज कर रहे हैं एक इतने से इवेंट की जिसमें 10-20 लोगों ने जाना है और इतना हाई पावर डेलीगेशन है। तो आप किस काबिल हैं कि दूसरे कोई करके दे दें और आपको घोड़े पे चढ़ा के आपके सर पे सेहरा जो है वो लगा दें और आप कहें लो जी हमने तो कमाल की था, 80 जीतियां जंगा। ये सारा कमाल जो हो रहा है ये तो हमारे वजीर खारजा का हो रहा है, ये जो जंगें जीती जा रही है तो हमारा वजीर दिफा जीत के जा रहा है। तो ये बिकमिंग अ लायबिलिटी, और उन्होंने ये जाहिर किया कि लायबिलिटी है। अब वो बीबी शमा जुनेजो का आप बता रही हैं, वो लंदन से ट्वीटें मारनी शुरू हुई। आप जरा उनकी ट्वीटें देखिए, बिल्कुल वो जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है, उन्होंने अपने आप को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया वहां से और अभी तक वो कर रही हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी वो एक्रेडिटेड डेलीगेट ही नहीं थी सिरे से। लें जी, एक्रेडिटेड डेलीगेट ही नहीं है और वो वफद की अहम तरीन जगह पे बैठी है जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करनी है, प्राइम मिनिस्ट्रियल स्पीच है, उसके पीछे वो बैठी हुई है। ज़ैनुल साहब, अभी तक इस लम्हे तक हुकूमत पाकिस्तान का कोई तस्दीक शुदा जवाब नहीं है, वो कौन है और वहां क्यों थी? आप ओनरशिप लें, नहीं तो डिक्लेयर करें इसको। देखिए उनका क्लेम क्या है। वो ये क्लेम कर रही हैं कि शी हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस कर रही है। वो कह रहे हैं कई महीने से मैं एडवाइस कर रही हूं और वो कह रही है मैं पॉलिसी ब्रीफ्स बना के दे रही है। अल्लाह की शान, आप देखिए वो पॉलिसी ब्रीफ्स बना के दे रही है, स्ट्रेटेजिक इनपुट्स दे रही है। कभी ट्वीट के अलावा कोई चीज आपने उनकी पढ़ी है? कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे उनका कोई मजमून पढ़ा है? कभी उनको गुफ्तगू करते सुना है उन मौजूआत पे जिन पे वो क्लेम कर रही हैं? ठीक, तो इसको डिनाई तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कर सकता है ना। देखिए फॉरेन ऑफिस कैसे कर सकता है? अब फॉरेन ऑफिस से भी आप बयान दिलवा रहे हैं, आप वजीर दिफा से बयान दिलवा रहे हैं। तरदीद हो, इतने वक्त के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आ जानी चाहिए, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर जंग खड़ी कर रखी है। अब शहजाद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, किस बुनियाद पर वफ्द का हिस्सा बनाया गया? दफ्तर खारजा और वजीर दिफा दोनों लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और फौरी तौर पर इस लाताल्लुकी का इजहार सोशल मीडिया पे भी कर दिया गया। अगर तो वाकई तकरीर लिखने वाली टीम का हिस्सा है तो दफ्तर खारजा ने इनकार क्यों किया? क्या तस्दीक कर पता कर खबर नहीं दी जानी चाहिए थी? ये सब कुछ इतने एक अहम, आप उस पर मीट पे जा रहे हैं, यूएन और फिर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिल रहे हैं और अपनी कामयाबियों की बात कर रहे हैं और छोटे सा मामला हाईलाइट और सोशल मीडिया पे वही सबसे बड़ी बात है। मगर आयशा, ये तूफान तो घर में ही निकला ना, घर से ही उठा है। ये घर का तूफान है। बाहर की दुनिया को तो नहीं पता शमा जुनेजो कौन है और उसका क्या बखेड़ा पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। यानी बाहर की दुनिया के लिए वजीर आजम और पाकिस्तान या हमारा जो चीफ थे वहां पे जिस तरीके से उनकी पजीराई हुई, जो पाकिस्तान की रिकग्निशन हुई, मेरे कदर की गई पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी खबर थी। ये बहुत बड़ी एक चीज थी जो हमारी सबकी नजर में आई है। पाकिस्तान उसको कैसे इस्तेमाल करता है, देखिए इसकी बुनियाद जो भी हो, हमारी कौमी एक परफॉर्मेंस थी जो कि हमारी मिलिट्री के थ्रू हमारे सामने आई। उसकी बुनियाद पे एक नैरेटिव या एक स्टोरी पाकिस्तान के बारे में, एक मुख्तलिफ इमेज दुनिया के अंदर गया। उस इमेज को हमारे लीडर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत समझबूझ के साथ उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। पजीराई हुई आपकी, आप अमेरिका के सदर के दफ्तर में 2 से 3 दफा जा चुके हैं अब तक। 2 दफा तो लाजमी जा चुके हैं, हो सकता है तीसरी दफा भी हो चुका हो। अब कहने का मतलब यह है कि इस तरह की पहचान इस लेवल के ऊपर जहां दुनिया जाना चाहती है उस दफ्तर के अंदर, जो भी हो वहां बैठा हुआ, लेकिन एक सुपर पावर आपको रिकग्नाइज कर रही है। चीन के साथ आपके तल्लुकात, दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? आपके बारे में ये कह रही है कि आप वो इस वक्त वाहिद मुल्क हैं जिसके स्ट्रेटेजिक तल्लुकात किन मुल्कों के साथ हैं? अमेरिका के साथ, चीन के साथ और रूस के साथ। 3 सुपर पावर्स ऑफ द डे। मुआशी आपका अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी इससे। आप किन चीजों पर काम कर रहे हैं? आप सरमायादारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी के अंदर एक साथ पे बखेड़ा शुरू हो गया वजीर दिफा साहब का और तीसरा हो गया इस खातून का।
अब वज़ीर दिफा साहब के बारे में जो भी जिस किस्म की भी गुफ्तगू की जाए, उन्होंने एक लंबी सर्विस, उसका महल में ज़ैम साहब ने बहुत खूब उसका तज़किरा कर दिया कि क्या ताल्लुक है, किस तरीके से हमारे यहाँ पजीराई होती है, लोगों की किस तरीके से उनकी बातों के ऊपर सरफ नजर किया जाता है। वरना फेलियर तो बहुत बड़े बड़े हैं। किसने कहा है? ये पाकिस्तान का मीडिया जो कि आपको बिठा के आपके साथ गप पंजाबी के अंदर मारता है। और एक बार पंजाबी नहीं चलेगी, आपको उधेड़ा जाएगा। और कितनों ने समझाया कि जाके वो नाच हार्ड टॉक में मत बैठा करो बीबीसी के प्रोग्राम के अंदर, फिर भी जाते हैं जाके शौक से। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप अपनी लिमिटेशंस को नहीं पहचानते, आप अपना काम भी बेहतर तौर पे नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात वज़ीर दिफा साहब का ये है कि उनको अब सोच लेना चाहिए कि आया उनमें वो कैपेसिटी और एबिलिटी है कि वो अपने काम पे डिलीवर कर सके। जो काम उनका है वो हमें पता है, जहां पे होता है उसका भी हमें पता है। लेकिन बाहर सूरत उस पुरन दस्तगीर भी वहां फिर रहा है, बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल। एक ऐसे आदमी को जिसकी काबिलियत के बावजूद एक जगह पे दड़बे में बंद कर दिया गया, उसने वक्त अपना कैसे गुजारा। वज़ीर दफा को उससे कुछ सीखना चाहिए उस चीज से, और नहीं तो फिर वहां से हट जाएं। आपकी पार्लियामेंट में आपकी शायद पार्टी को जिस किस्म की पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज होती हैं वहां बहुत जरूरत पड़ेगी, खातून के मामले पे आ जाए। देखिए, खातून के मामले का खुरा 3 जगह पे जाता है, सिर्फ 3 जगह। वजारत खारजा, वजीर खारजा भी उसमें शामिल है, पता कर लें, उन्होंने कह दिया हमारा कोई तल्लुक नहीं। तरदीद कर दें। वजीर दिफा जिनके साथ तल्लुक, और उन्होंने क्लेम किया कि मेरे साथ टैक्सी में सफर भी इकट्ठे किया। ये भी हो सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आमतौर पर दौरों में इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और हो सकता है कि वजीर दिफा के साथ कोई तल्लुक ना हो। तो फिर तीसरी बात वजीर आजम साहब को खड़े होकर बात कर लेनी चाहिए, एक प्याली में तूफान, और इसको इस्तेमाल करेंगे आपके मुल्क के अंदर और आपके मुल्क के दुश्मन, वो लोग जो कि आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें इससे हटके सर पे नजर करके आगे निकलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को जो हासिल हुआ है उसकी पायदारी, उसका नफा, कितनी देर तक हम उसको उस तल्लुक को कायम रख सकते हैं। इन लोगों के बीच में और पर्सनैलिटीज और शख्सियात के बीच में अगर आप खो जाएंगे, चाहे वो वजीर दिफा है, चाहे कोई खातून है या कोई और है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम अपना बड़ा मकसद, जो कौमी मकसद होता है, उसको भूल जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बात यहाँ पहुंची कि आप जब बाहर मौजूद हैं इंटरनेशनल फोरम पर, तो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद बतौर ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के वजीर हसन निसार साहब, तो फिर वो मेहदी हसन के सामने इंटरव्यू हो जहां जवाब ना दिए जा सके, या फिर ये मामला हो कि फौरन सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल दे दिया कि मैं ये बात नहीं जानता हूं। दानिस्ता तौर पर बहरान हुआ है ये, या इंतजामी कोताही कहेंगे? मेरे लिए ये रेलेवेंट है। असल बात जो आपने बात की है वो ये है कि शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा है अमेरिका, बस मेरे लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। और वो आपकी पैदाइश से पहले की बातें हों तो मैं माजरत चाहता हूँ, अमेरिका में कभी ये अयूब खान का इस्तकबाल होते देखा था? वीडियोज अवेलेबल हैं। वो गाल थपथपाता था अमेरिकन प्रेसिडेंट के, चमचा नहीं लगता था। अच्छा, भुट्टो, इवन परवेज मुशर्रफ, जब उनको जरूरत पड़ी तो फिर सीधे हो गई। ये जरूरतों का कहानियां भाई। और दूसरी बात मुझे बताओ कि सर वैसे परवेज मुशर्रफ और अयूब खान से तो ना मिलाएं, जमहूरी वज़ीर आज़म नहीं थे, डिक्टेटर थे वो। ओ यार, जमहूरी पता है आपको क्या? जमहूरी नहीं, बिल्कुल डोंट ट्राई टू मगर राइट नाउ जैसे शहजाद साहब ने कहा, पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोस्चर और स्टैंडिंग रहने दो ना, चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, जमहूरी जी, इसको छोड़ दो भाई। अच्छा, हमारे तो गैर कानूनी, चलो मैं तुम्हारी लाइन ले लेता हूं, तुम्हारे तो जो गैर जमहूरी थे उनकी इज्जत ज्यादा थी, इसलिए एक मिनट, डोंट इंटरप्ट और बात सुनो। जस्ट वेट एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। चंद महीनों के अंदर अंदर नताज का इंतजार करो, ठीक हो, ठंड पड़ जाएगी और बात भी तुम्हें समझ आ जाएगी। दुरुस्त हो गया जी। हसन निसार साहब के नजदीक ये दौरा कामयाब नहीं है। ठीक हो गया हसन साहब, आपका पॉइंट टेकन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कामयाब नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नाकाम याद कराओ कोई। अच्छा ठीक है, एक फॉर्मल सी बात है। इमरान खान वाला कामयाब दौरा था जब इमरान खान साहब गए थे? जाओ जाके देखो, बीवी इधर खड़ी है उसकी, छोड़ो इसके बाद कश्मीर भी गया, देखो बाकी ठीक है। रजा रूमी साहब, 19 माह से चल रहा हाइब्रिड निज़ाम, 1 पेज का एक बेहतरीन अमली मॉडल जिसको खुद हमारे हुकूमती वजीर आजम तक तस्लीम करते हो। तारीख जानने वाले ये जानते हैं कि बाज़ को छोटी सी मामूली सी बात, हल्की सी इरिटेशन भी बहुत बड़ी होकर मामला ख़राब कर देती है। ये जो हालिया शमा जुनेजो की वफ्द में शमूलियत हो, वजीर दिफा और वजीर खारजा का इस पर तरदीद या इनकार के वो जानते ही नहीं है, ये मामला रफा दफा हो जाएगा, बात आगे बढ़ेगी? देखिए, ये मामला तो रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि आयशा
ये इस तरह की चीजों की न्यूज साइकिल में 48 घंटे या 72 घंटे जिंदगी होती है, और इससे कई बड़े बड़े वाकयात हुए पाकिस्तान साहब, में। मैं न्यूज साइकिल्स की बात नहीं करी, बिहाइंड द डोर्स है जहां मामला सेट होते हैं, वहां की बात कर रही हूँ। देखिए पहले तो ये बात कर लेनी चाहिए कि बड़ी खबर क्या है, और बड़ी खबर जैसे कहा शहजाद चौधरी साहब ने और जैगम खान साहब ने भी कि ये एक अहम दौरा था, और पाकिस्तान की एक कोशिश थी भारत की पिछले एक दहाई में कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा कर दे। यही वजह है कि उसके जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ और मशरक वस्ता के ममालिक के साथ, वहां पर उसकी एक ख्वाहिश थी और कोशिश थी मुस्तकिल कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो जाए। ये सारी की सारी पॉलिसी एक दहाई से ज्यादा पर मुश्तमिल अब नाकाम हो गई है, और इसका क्रेडिट जाहिरी बात है कि बदलते हुए हालात, क्या जरूरियात है अमेरिका सऊदी अरेबिया की, उससे कतई नजर पाकिस्तान की अपनी कामयाबी भी है। चाहे वो मई में अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाई हो और जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, या उसके अलावा पाकिस्तान की जो अपनी बदलती हुई पॉलिसी और पूरी दुनिया से इंगेज करने की एक ख्वाहिश और तरीकाकार हो। तो जो भी है, आज सितंबर 2025 में पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस पार्टनर है बाज़ाब्ता तौर पे, बल्कि उसको अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, चाइनीज गवर्नमेंट और रशियन जो है गवर्नमेंट, उसकी आशीर्वाद भी हासिल है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और मैं समझता हूं कि ये जो मामूली बातें हैं मेरे नजदीक, शमा चुदेजो क्यों गई, किसने बुलाया, ये चस्केदार खबर तो है बिल्कुल, और इसके ऊपर खूब ले दे हो सकती है सोशल मीडिया पर, लेकिन ये एक इररेलेवेंट और सानवी बात है। हाँ, नाअहली बिल्कुल अयां है, और इसमें दफ्तर खारिजा की नाअहली, आपका सवाल था कि कौन जिम्मेदार है, बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहिए कि दफ्तर खारिजा के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या ऊपर तक जाए मामला, तो ये उनकी गलती, उनकी मिसमैनेजमेंट का ये आलम है कि अगर उन्होंने किसी को रखा है, क्यों रखा है, और फिर रखा है तो उसको डिसोन कर दिया है, और वो कह रहे नहीं रखा है, उनके इल्म में नहीं है, दफ्तर खारिजा की तरदीद किया उन्होंने। देखिए आयशा, आपको अक़वाम मुत्तहिदा में कोई भी, आप छोटे से, मैं चूंकि जाता रहता हूं कभी कभार, तो वहां पर कोई भी आपको एंट्री जो है वो यूएन के बाकायदा एक प्रोसेस होता है, उसमें सिक्योरिटी भी होती है, उसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बैक करती है। तो अगर उनको एक कार्ड मिला है वो अंदर जाने के लिए, तो वो किसकी मंशा से मिला है? वो यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत की मंशा से मिला है। वजारत दिफा का तो वहां पर रोल नहीं होता, वहां पे वजारत खारजा का रोल होता है, और पाकिस्तान के जो मिशन होते हैं उनका रोल होता है। तो इसलिए ये पुछगिछ बनती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि यह बात दुरुस्त है कि ख्वाजा आसिफ को इंटरव्यूज कतई नहीं देने चाहिए। यह पहली बार फियास्को नहीं हुआ, इससे कबल भी एक बार वो एक दो बार इस तरह के इंटरव्यूज दिए उन्होंने, जहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा गले पड़ गई उनकी इंटरव्यू जो है हुकूमत के और उनकी पार्टी के। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बार बार ये जो है मुसर है वो इस बात पर कि वही जाएंगे आलमी मीडिया के सामने। आलमी मीडिया पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जो कि फ्रेंडली मीडिया होता है अक्सर औकात, जहां पे वीआईपी स्टेटस देखकर सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा लिहाज किया जाता है, फ्री पास दिया जाता है। वेस्टर्न मीडिया के बिल्कुल फर्क तरीके हैं, और ये बात पता होनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ जो है वो जहांदीदा आदमी है, कोई कल कला तो नहीं आए सियासत में या आलमी अमूर में, तो उनको पता होना चाहिए था। या उनके जो एडवाइजर्स हैं दफ्तर खारजा में या दीगर हुकूमत के जो जोमा हैं, उनको ये इस बात को तय करना चाहिए था। और अगर चले भी गए हैं तो तैयारी करके जाते हैं जी। तैयारी के बगैर जो है आप ये किसी पाकिस्तानी चैनल पे तो नहीं जा रहे, या किसी यूट्यूब की पॉडकास्ट पे तो नहीं जा रहे। तो ये वाकया है सर, ओपन मेरिट पे पाकिस्तानी चैनल पे भी बैठे तो तैयारी से ही है, क्योंकि सवालों के जवाब ना हो तो फिर तो किसी इंटरव्यू का फायदा नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे एशिया कप इख्तिताम को पहुंचा पाकिस्तान की हार के साथ, क्यों, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक और इतवार, भारत के हाथों एक और हार। गुज़श्ता 3 हफ्ते में भारत ने मुसलसल 30 बार क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी और यूं तनाज़ात से भरा ये एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंचा।
गुज़िश्ता रात होने वाले मैच की दोनों इनिंग्स के पहले हाफ में पाकिस्तान भारत पर हावी रहा, मगर आखिर में हुआ वही जो हर बार होता है। कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी पर आवाम अफसुर्दा हैं। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम खिलाड़ियों को फारिग करके नई टीम बनाने, खिलाड़ियों की मुराद कम करने और क्रिकेट बोर्ड तब्दील करने जैसे मुतालिबात किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद साल पहले तक T20 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम की बदतरीन कारकर्दगी की वजह क्या सिर्फ खिलाड़ी ही हैं? ये शिकस्त सिर्फ खेल की हार नहीं, बल्कि हमारी इस आदत की अकास भी है कि हम बुनियादी मसाइल पर संजीदा इस्लाहात करने के बजाय वक्ती जोश और नारों पर इन्हिसार करते हैं। गुज़िश्ता 4 साल में चेयरमैन PCB की जिम्मेदारी 4 मुख्तलिफ लोगों को दी गई। रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ और अब गुज़िश्ता 1.5 साल से सेनेटर, वजीर दाखिला, वजीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन PCB जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। हर चेयरमैन अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपनी सिलेक्शन कमेटी, जाती पसंद नापसंद और अपने कवानीन से टीम को चलाते रहे हैं। नाकामी की वजूहात भी अब कोई ढकी छुपी नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ना होना, क्रिकेट बोर्ड में सियासत का अमल दखल, चेयरमैन और बोर्ड के ढांचे में बार बार की तब्दीलियां, एहतसाब का फुकदान और मेरिट की खिलाफ वर्जियों समेत इस तनज़्ज़ुले की बहुत सी वजूहात हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फर्क सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग का नहीं, बल्कि उनके मजबूत निज़ाम और हमारे बिखरे हुए ढांचे का है। अब वक्त है कि सवाल पूछा जाए कि आखिर जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी, कोचेस, क्रिकेट बोर्ड या वो पूरे का पूरा निजाम जो क्रिकेट को खेल से ज्यादा सियासत का मैदान बना बैठा है? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए पूरी कौम इकट्ठे हंसती और मिलकर तो फिर ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर हार जीत खेल का हिस्सा है तो कौम ये पूछ रही है कि हमारे हिस्से की जीत कहाँ है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। एशिया कप भारत के हाथों मुसलसल तीसरी शिकस्त, बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? सिर्फ खिलाड़ी या क्रिकेट बोर्ड? शहजाद साहब, किस किस को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो आयशा मुझे कुछ भारत के बारे में कहने दीजिए। जी जी। ये हिंदुस्तानी कितने बदकिस्मत लोग हैं, कितने बदकिस्मत लोग हैं कि ये जीत के भी हार जाते हैं। यानी इस कौम के अंदर जो जीत है वो नसीबी नहीं हुई। इखलाकी दिवालियापन का आप मौका देखिए कि ये अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करते, ये दूसरे की हार को सेलिब्रेट करते हैं। ये इखलाकी दिवालियापन का सबसे मुस्तनद प्रूफ जो है वो ये होता है। तो ये है बदकिस्मती इस कौम की, भारतीय कौम की। जो कुछ हुआ, जो कल उन्होंने किया, वो एक धब्बा है। मेरे ख्याल में बहुत देर तक एम्बेसडर्स ऑफ पीस होते हैं ना ये लोग, जो खिलाड़ी होते हैं, इनको एम्बेसडर, ये सिंदूर को लेके वहां पे खेल के मैदान में आ गए। वो सिंदूर का जख्म धुल नहीं रहा है। ये मसला है इनका। ये कब उससे निकलेंगे, कब अपनी सिक्योरिटी पाएंगे एज अ कौम, मुझे उसकी समझ नहीं है। बहुत इनसिक्योर छोटी कौम जो कि बदकिस्मती से अपना ये जो इखलाकी उनकी तनज़्ज़ुली है उसका इजहार करने से नहीं रहती। आ जाते हैं। देखिए, 3 चीजें आप पाकिस्तान टीम के अंदर जो मुझे नजर आती हैं, मैंने बड़ा क्लोजली इनको फॉलो किया पिछले इसमें भी और पहले भी करता। इस टीम के अंदर कोचिंग, सबसे बढ़ के कोचिंग, मैनेजमेंट और लीडरशिप, ये 3 चीजें। लीडरशिप किस लेवल पे उस पर बात करते हैं, लेकिन कोचिंग और मैनेजमेंट इनका काम यह है कि टीम की कॉम्पोजिशन को इस तरह बनाना कि टीम एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे और हर किस्म की जरूरत को पूरा करने के तैयार हो। वो नहीं थी। एक ही तरह की सोच के साथ हम गए और उस सोच में जब कोई वेरिएशन आई तो हम उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास एसेट्स नहीं थे, स्किल सेट नहीं था, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? लीडरशिप के अंदर, और लीडरशिप ऑन द फील्ड। खिलाड़ियों की कसूर, स्किल सेट तो चले हर एक अपना अपना है ना, लेकिन उनको सिलेक्ट करने वाले तो पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने सिलेक्ट करके टीम में भेजा। लेकिन जब कप्तान साहब अपना कोई फैसला कर नहीं पाते और हर बॉल के बाद वहां से कोच ने बाहर से पैगाम लेके आना है, तो काहे का कप्तान है? वो असल में कप्तान है ही नहीं, वो सिर्फ एक मैसेंजर है जो उस तरह कर देता है जिस उसको बताया जाता है। गलत टाइम पे गलत फैसले, स्ट्रेस के अंदर गलत फैसले, पता ही नहीं था, कंसेप्शन, मिसमैनेजमेंट होता है ना, गेम को इमेजिन करना और खेल को इमेजिन करना। जो पेस है और जो इंटेंसिटी है T20 की, वो इतनी तेज होती है कि आपको फौरन अपने फैसले बदलने पड़ते हैं और चेंज करना पड़ता है। जो फैसले हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हारा, वो हमारे सबके सामने है। कहीं पे भी ठहराव नहीं ला सका ये लीडर हमारा, वो लीडर है ही नहीं। असल में उसको वहां पर सिर्फ खड़ा कर दिया गया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तो सर हमने ऐसा लीडर खड़ा क्यों नहीं किया? ऐसा बंदा चूज ही क्यों किया जो लीडर नहीं है? एग्जैक्टली वहां पे मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो खिलाड़ियों की और कप्तान की, कि वो समझ ही नहीं सके खेल को और वो नहीं दे सके रिजल्ट जो कि उनको दिया जाना चाहिए था। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उस बोर्ड की, उस सिस्टम की जो कि ऐसे लीडर चुनता है। जब आप लीडर सही नहीं चुनेंगे तो फिर आपको ऐसे ही नताइज मिलेंगे।
ठीक। और ऐसी ही चीजें कि मुझे सिर्फ मेरी मर्जी का आदमी चाहिए जो आगे से बात ना कर सके, जो बोल ना सके। मैं जो कहूं उसको पैगाम जो दूं वो फौरन उस पे अमल करे। ये बदकिस्मती होती है कौमों की, किसी भी टीम की। तो ये खेल नहीं चलते, मुल्क कैसे चल सकते? दुरुस्त हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट। रजा रूमी साहब, सही कैप्टन कैसे चुने? इमरान खान के कप्तान जो मौजूद थे, पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा थे, शहबाज शरीफ आए तो नजम सेठी आए, पीपल्स पार्टी थी तो ज़का अशरफ, और अब मोहसिन नकवी साहब। 4 साल में 4 हमारे पास अगर चेयरमैन पीसीबी हैं, सियासी बुनियादों पर भर्ती होगी तो फिर कप्तान और टीम और बाकी तमाम मामला तो मेरिट पर चल पाएंगे। आयशा, मुझे नहीं मालूम कि जो चेयरमैन होता है उसका कितना रोल होता है। चेयरमैन की बिल्कुल अहमियत होती है, लेकिन जहां तक मैंने ये मीडिया में ही पढ़ा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी उनकी तैनाती हुई है, और इस तरह के ओहदों पर जहां पर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ना कि जर्नलिस्ट जो होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के हो या कोई पुलिस के अफसर भी वहां लगे हुए हैं। ये कमाल की बात है। और बारहा पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो है वो मतवातिर नाकिस रही है, और उसके बावजूद किसी किस्म की कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई दी। देखिए, पहली तो ये बात है कि बड़ी अदब के साथ ये कहना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब के पास एक बहुत अहम वजारत है, और उस वजारत पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक क्राइसिस है सिक्योरिटी का, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में। उनको इस पीसीबी को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले तो बात बक स्टॉप्स देयर, और कई एक प्रोफेशनल वहां पर चेयरमैन को मुकर्रर करना चाहिए। और जो लोग वहां पे होते हैं जो कि चलाते हैं ये पूरी चीज, जो कि मुझसे बेहतर, मैं क्रिकेट के मामले में ना बलद हूं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं कि किसी भी इदारे को या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आपको एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो कि लग रहा है बहुत ही जाहिर और अया है कि उसकी कमी है। Agreed. और वैसे तो ये खेल होता है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन हम लोग हैं जज्बाती, हम भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, क्योंकि ये जिंदगी मौत का मसला बन जाता है, नेशनलिज्म आड़े आ जाता है। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी का जो शर्मनाक किस्म का ट्वीट था, मतलब वो भी एक इंतहा हो गई है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है मुल्क, उसका वजीर आजम जो है वो एक क्रिकेट के मैच को लेकर ढोल बजा रहा है। कमाल की बात है, ये भी खूब तारीफ। वेरी वैलिड पॉइंट। खेल है, मगर उस खेल की तैयारी भी तो होनी चाहिए। हमने तो खेल से ही जवाब देना है। और अगर यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि मिथुन मनहास जो हैं वो बीसीसीआई के चेयरमैन गुज़िश्ता रोज ही बने, और वो एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है वहां पे। 3rd कंसेक्यूटिव क्रिकेटर हैं सौरव गंगुली और रॉजर बिनी के बाद। तो बात है कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तलाश है कि वो पीसीबी के पास हो जो डिलीवर करे, और ऐसे खिलाड़ी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, एशिया कप, मुझे पता है आपको क्रिकेट बहुत पसंद नहीं है, मगर मुसलसल तीसरी शिकस्त जो ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नहीं बना सका आज तक ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम? आपने पहला जुमला ही गलत बोला है। क्या हो गया? पसंद ना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। आगे चलें। आगे का अब देखो, बात सुनो, ये जिंदगी है ना, सुनते जाओ, ये जिंदगी है। भारतीय असली जंग हार गए, क्रिकेट जीत गए, तो मातम कैसा है? असल में मातम करना है तो मेरिट का करो, जो उस पूरे मुल्क के गिट्टों में बैठा हुआ। ये तो एक अहमी घटिया सी लग्जरी है, कुछ भी नहीं, और हमें जेब नहीं देती। ये भूखे नंगे मुल्कों को इस तरह के काम, उनका फोकस कहीं और होना चाहिए। ये मॉडर्न रोमन अखाड़े हैं, वहाँ ग्लैडिएटर्स होते थे, यहाँ क्रिकेटर्स होते हैं। इन क्रिकेटर्स के असल खेल, क्रिकेट के पीछे और खेल चल रहा होता है जिसमें लंबे चौड़े खब्बे होते। हसन साहब की आवाज चली गई है। ज़ैगम साहब, बैटिंग में गैर जरूरी शॉट्स, बॉलिंग में हमने डिसिप्लिन की कमी, फील्डिंग में गलतियां देखी हैं। हर बार यही कहानी है, और हार के बाद क्रिकेट मैनेजमेंट हो या खिलाड़ी हो, नए सिरे से सीखने का अज़म दोहरा दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? आयशा, इस बात को तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन हसन निसार साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि ये ग्लैडिएटर्स का गेम बन के रह गया क्रिकेट। यानी एक तरह की हमारी वीडियो गेम भी है। हम इसको देखते हैं और खुश होते हैं, हम इसको स्पोर्ट्स नहीं ले रहे। हमें रोने की बात यह है कि पाकिस्तान का नौजवान खेलों में मसरूफ ही नहीं है। हमारे पास तो खेल के मैदान ही नहीं है, मैदान है तो खाली पड़े हैं, हमारे नौजवान खेल ही रहे हैं। हमें ऐसे खेल इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, बहुत सारे खेल, कि जिसको हमारे तमाम नौजवान खेल सकें, अमीर भी, गरीब भी, गरीब भी, मिडिल क्लास भी।
और नौजवान क्या, बूढ़े और बच्चे भी हमारे खेलों में शामिल हो सकें। देखिए, जहाँ तक अब नाकामी का सवाल है, तो खिलाड़ियों की भी नाकामी है। ज़ाहिर उनकी फॉर्म नहीं थी, फिटनेस नहीं थी, फील्डिंग ठीक नहीं थी, फिर जहनी दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी तो जाकर मैनेजमेंट पर पड़ती है ना। सिलेक्शन कौन करता है, तरबियत किसने करनी है, कोचिंग किसने करनी है, नफ्सियाती तौर पर उनको रेजिलिएंट बनाने के लिए एक्सपर्ट वहाँ पे किसने प्रोवाइड करना है, टीम के डायनामिक्स किसने मैनेज करने हैं जो वन टीम बनकर खेलें, टीम की मगर जैगम साहब यही टीम T20 वर्ल्ड कप तक जीतती रही है, T20 में झंडा गाड़े रखा, टॉप पे खिलाड़ी रहे, यही लोग थे, यही टीम थी। हमारी टीमें अच्छा खेल लेती हैं, जीत जाती हैं। हॉकी भी एक जमाने में आपने देखा कि वो ओलंपिक्स भी जीतते थे, मुसलसल जीतते थे। लेकिन जब आप उसको एक साइंसी अंदाज में नहीं खेल रहे होते तो इत्तेफाक से जब ऐसी टीम बन जाती है, ऐसे नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं जो जीत के काबिल होते हैं, तो टीम जीतने लगती है। लेकिन जैसे ही फिर उसमें मजीद सियासी मुदाखलत बढ़ती है और वो मसाइल आते हैं, ये सब कमजोरियां आती हैं, तो टीम खेलने के काबिल नहीं रहती। देखिए, आज के दौर में तो जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं वो भी इंडिविजुअल नहीं खेलता, वो भी एज नेशन खेले जाती हैं। उसकी भी तरबियत बचपन से शुरू की जाती है, उसके लिए भी पूरा माहौल होता है, पूरी ट्रेनिंग। जैगम साहब ये कह सकते हो कि किसी भी टीम का जीतना या खेल में जीत खिलाड़ी की स्पिरिट पर है, मगर हार के लिए उसके पीछे तमाम उसकी, जैसे आपने सिलेक्शन, तरबियत, कोचिंग, ट्रेनिंग की बात की, सब फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। अगर टीम जीतती है, मुसलसल जीतती है, अगर खेले आगे बढ़ती हैं, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, उसके हारने के पीछे भी दुरुस्त हो गया जैगम साहब। लेकिन कंसिस्टेंटली जीतने का मतलब ये है कि जो पीछे इदारे हैं वो मजबूत है, वो अपना किरदार कभी हार रही है, कभी जीत रही है, तो इसका मतलब है कि लड़कों का अपना काम। जी हसन साहब, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था, राजखान दी मस्तियां, कर्जों में गर्क मुल्क, बच्चा 3-3 लाख जो पैदा भी नहीं हुआ वो मकरूज है। छोड़ो क्रिकेट, भाड़ में जाए, ढंग के काम करो, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ जाएगा, चीजों को रिस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो छोड़ दो ना, छोड़ दो। ठीक क्यों ना करें हसन साहब, छोड़े क्यों, ठीक क्यों ना करें? इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना। आप खुद कहते हैं जवाल है, पूरे कमाल से है, तो चीजों से निकलने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। हाँ, बुनियादी चीजों से निकलो पहले। को तालीम दो, को रोटी रोजगार दो लोगों को। खेल भी सर बराबर का हिस्सा है, खेल भी देने की जरूरत है। ओ मारी गई गोली भाई, ये बात की बातें आसानवी हैं, मुझे पता है। हम ये गुफ्तगू और बहस अगले प्रोग्राम्स के लिए रखते हैं। आज के इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।